राहुल जी अगर सांसद होते तो मोदी जी जो मुफ्त का राशन दे रहे हैं वो उनके दलाल खा जाते, हमको कभी नहीं मिलता। मैं आमंत्रित करूंगी, इसमें संशोधन ये किया है कि अगर कोई पत्रकार कुछ टफ सवाल कर लेते हैं तो उनको बीजेपी के पत्रकार कहते हैं। इसलिए मैंने कहा पत्रकार वो चुने, चैनल वो चुने, अखबार वो चुने, यूट्यूब चैनल वो चुने। चलिए ना लाइव करते हैं और बात करते हैं कि क्यों मेरे लिए 5 साल इतना काम करना संभव था और उनके लिए 15 साल उन्होंने क्यों यहाँ पे काम नहीं किया। बहुत कम लोग इतनी क्लिष्ट हिंदी में इतना बेहतरीन तरीके से घुमा के सवाल करते हैं। इसलिए पहले तो उसके लिए आपको बहुत-बहुत अभिनंदन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी से तीसरी बार नामांकन कर चुकी हैं। बहुत देर से सुन रहा था मैम, ऐसा लगता है कि ढेर सारी चीजें कंठस्थ की हुई हैं, ढेर सारी आपको आंकड़े पता हैं, तमाम काम क्या हुआ जो आप कहती हैं। लेकिन जहां से मैं शुरू करना चाहूंगा, बच्चों से पूछा जाता है कि कौन से विषय को चुनना है जब वो बड़ी क्लासों में आते हैं, कौन सा प्रतिद्वंदी चुनना चाहेंगे। अगर कांग्रेस में जो कंफ्यूजन है उसके हिसाब से भाई बहन के नामों पर आप भी सुन रही हैं, तमाम सवाल हो रहे हैं, अटकलें हो रही हैं। कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा वो कांग्रेस का विषय है। मेरा लक्ष्य मात्र ये है कि हम अमेठी से एक कमल का फूल जितवाकर नरेंद्र भाई की सरकार में उसको समर्पित करें। तो कांग्रेस से कब कौन कहां से कैसा प्रत्याशी आएगा वो उनका विषय मेरा है ही नहीं। पिछले चुनाव के दौरान एक बात खूब कही जाती थी, लोकसभा चुनाव के दौरान जब आप आई थी, कि राहुल गांधी के लिए भैया शब्द कहा जाता है, और तब आपने कहा था कि मैंने रिश्ता बनाया चुनाव हार कर भी, और तमाम लोग, तमाम कार्यकर्ता मुझे दीदी कहते हैं। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि अगर भैया एलिमिनेट हुए हैं तो क्या दीदी बनाम दीदी की एक लड़ाई की कोशिश होगी। और इसलिए मैं पूछना चाह रहा था, मुस्कुराहट से आप जवाब। मैं आपको बहुत अभिनंदन देती हूँ। बहुत कम लोग इतनी क्लिष्ट हिंदी में इतना बेहतरीन तरीके से घुमा के सवाल करते हैं। इसलिए पहले तो उसके लिए आपको बहुत-बहुत अभिनंदन। दूसरा मैं पुनः कहती हूँ, परिवार से चाहे कोई भी आए, उनको शिकस्त ही देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं पिछले 5 सालों में जो काम कर पाई हूँ, जिसमें 2 साल कोरोना के रहे हैं। अब जनता पूछ रही है कि दीदी की तो सरकार में माताजी नहीं थी केंद्र में, राहुल जी को तो थी, तो वो तो क्षेत्र जानती थी, तो इतना काम क्यों नहीं किया जो मोदी सरकार ने 5 सालों में किया है। जनता के पास आज एक कंपैरेटिव है। अगर कंपैरेटिव नहीं होता तो आपके लिए लड़ाई और इंटरेस्टिंग होती। लेकिन 15 साल में विफल रहना एक सांसद का कांग्रेस पार्टी का, 5 साल में जिसमें कोविड जैसी विषम परिस्थिति आई, उसमें मोदी सरकार का सक्सेसफुली यहाँ पर काम करना, वो बहुत बड़ा एक संदेश है जनता के लिए। आज जब मैं गाँव में जाती हूँ तो नागरिक खुद कहते हैं कि दीदी अगर राहुल जी यहाँ से सांसद होते तो मोदी जी वाली वैक्सीन उनके दलाल खा जाते, हमको कभी नहीं मिलता। राहुल जी अगर सांसद होते तो मोदी जी जो मुफ्त का राशन दे रहे हैं वो उनके दलाल खा जाते, हमको कभी नहीं मिलता। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस गौरीगंज में आप बैठे हैं, यहाँ पर लोग, अगर आप पब्लिक में जाकर गाँव में पूछें, मिट्टी का तेल क्या पी थी कांग्रेस पार्टी, को कहेंगे बिल्कुल। तो जो क्षेत्र विशेष रूप से जहां गरीब नागरिक आक्रोशित था, त्रस्त था इनके दलालों से, वहां आज एक सुखद कंपैरेटिव उनको मिलता है कि हाँ, इन 5 सालों में हमने काम को धरा पर होते देखा है। और उसके सामने है 15 साल एक लापता सांसद के लिए अमेठी बहुचर्चित थी। जब आप ये कहती हैं, मेरा सवाल ये था, 5 बनाम 15 को जब आप रखती हैं, आपके लिए ज्यादा बड़ी लाइन क्या है? 15 साल की विफलताएं या फिर 5 साल के जो काम हुए, ज्यादा बड़ी लकीर आपको क्या दिखाई देती है? आज कम से कम लोकतंत्र में मैं ये कंपैरेटिव दे तो सकती हूँ, और मैं कंपैरेटिव आपको दे रही हूँ, आप एक पत्रकार हैं। मैं तो चाहती हूँ कि अमेठी के अगर जो भी प्रत्याशी आए, वो सामने-सामने चर्चा करें ना, वो चैनल चुने। मैं तो कहती हूँ वो चैनल चुने, वो पत्रकार चुने, सामने-सामने बैठ के बता दो कि आपने क्या किया। और 15 साल इसलिए कह रही हूँ कि आप कहें कि मेरे पुरखे ने क्या, मेरे पुरखे मुरादाबाद के थे। अब मैं क्या मुरादाबाद का लाकर यहाँ पे मेरे पुरखों ने जो किया, क्या मैं अपना काम गिनवा सकती हूँ? मुझे लगता है जनता चाहती है पुरुषार्थ एक स्वभाव बने अपने सांसद का। तो आकर बतलाएं उन्होंने क्या किया 15 साल, मैंने क्या किया 5 साल। चैनल वो चुने, पत्रकार वो चुने, समर्थकों के मध्य में बैठे, मैं तो कोई एक व्यक्ति भी नहीं लेके अकेले जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं। जो आप ऐसी ओपन डिबेट का चैलेंज देती हैं, फिर वो सवाल घूमकर आ जाता है, क्या इसलिए प्रत्याशी बदलने के कयास है कि कम से कम वो ओपन डिबेटों की पिछली बात ना हो जाए? नहीं, नहीं, मैं तो कहती हूँ इस बार भी जब आएँगे, चाहे कोई भी आए, मैं आमंत्रित करूँगी। इसमें संशोधन ये किया है कि अगर कोई पत्रकार कुछ टफ सवाल कर लेते हैं, तो उनको बीजेपी के पत्रकार कहते हैं। इसलिए मैंने कहा पत्रकार वो चुने, चैनल वो चुने, अखबार वो चुने, यूट्यूब चैनल वो चुने। चलिए ना लाइव करते हैं और बात करते हैं कि क्यों मेरे लिए 5 साल इतना काम करना संभव था और उनके लिए 15 साल उन्होंने क्यों यहाँ पे काम नहीं किया।
एक चीज और, अखिलेश यादव जिस दिन कन्नौज से नामांकन कर रहे थे उन्होंने कहा था कि अब गढ़ बचे जाएंगे और सारे गढ़ों पर सारे बड़े लोग आएंगे। और ये पिछली बार भी जब आप चुनाव पे थी तब भी एक गठबंधन था और बड़ा गठबंधन था। जब वो कह रहे हैं कि हमारे तमाम दोस्त आएंगे, इशारा ये कहीं ना कहीं था कि परिवार से कोई, गांधी परिवार से कोई यहाँ आएगा। फिर समाजवादी पार्टी हमेशा से समर्थन करती आई है, लेकिन खुलकर एक होना, क्या गठबंधन की लड़ाई, उसके समीकरण आपको अलग दिखाई देते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि उनकी हॉट एंड कोल्ड राजनीति है। मध्य प्रदेश का आप चुनाव ना भूलें, जिसमें अखिलेश जी स्वयं स्वीकार कर चुके थे कि उनका अपमान हुआ है वहां पर। आप ये ना भूलें कि मुलायम सिंह यादव जी को इसी कांग्रेस पार्टी ने भोजन तक नहीं परोसा था, बैठने तक नहीं दिया था। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी की, मुझे लगता है राष्ट्रव्यापक जो एक राष्ट्रव्यापी विचारधारा है, उसके चलते मुलायम सिंह जी को पद्म पुरस्कार देना अपने आप में इस बात का संकेत है कि नरेंद्र मोदी का मानना है कि किसी ने अपने पार्टी के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है और उस उत्कृष्ट कार्य के माध्यम से समाज में अपनी एक छाप छोड़ी है, तो उनको एक राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए। तो आपको स्टार्क डिफरेंस दोनों नेताओं में पता चल जाएगा। एक जो यारी दोस्ती तो दिखाते हैं, लेकिन वो सत्ता के यार हैं। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जो सेवा का संस्कार दिखाते हैं। मैं खुद, आपको याद होगा, एक फोटो वायरल हुई थी, मुलायम सिंह जी सीढ़ी से उतर रहे थे, मैं चढ़ रही थी, तो मैंने पैर छुए, क्योंकि ये प्रथा है, हमारे यहाँ का संस्कार है कि बड़े से पैर छूने से पहले ना उसका धर्म पूछा जाता है, ना जात पूछी जाती है, ना उसकी पॉलिटिकल पार्टी पूछी जाती है। आपसे बड़े हैं तो आप करते हैं ये सारे काम। तो अखिलेश जी किस गढ़ की और किस परिवार की बात करें मैं नहीं जानती, लेकिन बार बार उनका कैंडिडेट बदलना वो क्या संकेत देता है? जब आपने संस्कार शब्द कहा, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, संस्कार को जिस तरीके से आप धारण करती हैं, मंगलसूत्र आपके गले में, और मैं ये शब्द घुमाकर इसलिए लाया क्योंकि इसकी डिबेट बहुत हो रही है। मंगलसूत्र शब्द पर हमने देखा है वो छीनने की बात। कैंडिडेट आएंगे ना, तब इस पे डिबेट होगी। नहीं, जो आप बात और उससे जो बात निकलती है, क्या आप लोगों को लगता है कि वो विरासत छीनने वाली बात, उसको जनता कैसे ले रही है? क्योंकि वही जो आप कहती हैं, अब जब लोगों के बीच जाती हैं संवाद खूब होता है, क्या वो उस मैसेज को, उस मैनिफेस्टो को? जनता के मध्य में आज इस बात का अचंभा है, आक्रोश है कि क्या अधिकार है राहुल जी का, प्रियंका जी का, कि वो हमारी जो कमाई है और गाड़ी कमाई है उसकी गिनती करें? क्या अधिकार है उनको ये कहने का कि आप सबकी कमाई ले लोगे और फिर जैसा उचित समझोगे वैसा बांटोगे? क्या अधिकार है राहुल जी को और प्रियंका जी को कि वो ये कहें कि अगर किसी का स्वर्गवास हो गया तो उसकी विरासत का आधा हिस्सा वो उठाकर ले जाएंगे? ऐसी वो रणनीति बना रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से कई लोगों को लगता होगा कि ये शहरी अंचल का कोई विषय होगा, लेकिन आप ग्रामीण अंचल में चलिए, वहां पर लोगों के मन में ये भय है और ये आक्रोश है कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया। के नामांकन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आए हुए थे और उसको लेकर भी कमेंट आ गए। कहा यह गया कि इस बार स्मृति ईरानी जी समीकरण साधने की ज्यादा कोशिश कर रही हैं। पहले तक तो वो विफलताओं के आधार पर चुनाव में थी, अब वो जातीय समीकरणों पर बहुत जोर देने की कोशिश है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से बात आई कि उससे पहले आज नहीं होगा कि मोहन जी का ये ससुराल है, तो कम से कम ये एक और दामाद के ससुराल के नाम से भी जाना जाता है, कम से कम उस दामाद की तरह विफल तो नहीं है। एक सफल व्यक्ति है जिसने अपने प्रदेश में न सिर्फ राजनीतिक सफलता हासिल की है, बल्कि साथ ही समाज कल्याण का वो सबसे बड़ा उदाहरण है। और संगठन की दृष्टि से संगठन में ग्रास रूट से उठकर आए हैं। तो अगर आप मुझसे पूछें तो अमेठी के असली दामाद तो मोहन यादव है। और मैंने कहा ना, कम से कम एक दामाद तो है जो लूटता नहीं है। एक आखिरी सवाल मैम, अगली सरकार में, क्योंकि उस बात को लेकर आप बड़ी आश्वस्त दिखाई देती हैं कि सरकार बन रही है, जैसा आपने कहा कि एक कमल का फूल और जोड़ना है, प्राथमिकताएं क्या होंगी? पिछली बार आपने कहा था कि अमेठी में मूलभूत चीजें भी नहीं हुई, आपकी प्राथमिकता वो थी। अब मूलभूत चीजों पर आपने काम किया है, वो फेहरिस्त आप बताती हैं अपने कामों की, अब प्राथमिकताएं क्या है? देखिए, आज भी जैसे कि कुछ अंचलों में लोगों की इच्छा है, दीदी हमारा स्कूल 10वीं तक है, 12वीं तक कीजिए। ऐसी हर अंचल में क्या क्या सुविधाएं लोग चाह रहे हैं, उसको करने का पहला एक तो प्रयास है। अंचल बाय अंचल, ग्राम पंचायत वार एक फेरिस्त है मेरे पास। दूसरा, ब्लॉक में कुछ लोग चाह रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। सलोन के लोग हैं, वो जनपद रायबरेली के हैं। कहते हैं दीदी यार, कैंप कार्यालय आपका गौरीगंज है, एक कैंप कार्यालय आप अमेठी सलोन खोल देंगे? मैंने कहा हम बिल्कुल कर देंगे। तो ऐसे ही इलाकेवार हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया लखपति दीदी बनाने का। अमेठी में गत 3-4 वर्षों में 13,000 बहनें लखपति दीदी बनी है। मेरा ये प्रयास रहेगा अगले 5 सालों में 50,000 बहनें अमेठी में लखपति दीदी बने।
दीदी की बात पर जो अपने समर्थकों के बीच में दीदी के नाम से लोकप्रिय हैं, स्मृति ईरानी अपनी बात रखती हुई कि उन लोगों की, उन महिलाओं की खासतौर पर वो आर्थिक दृष्टि को बढ़ाना चाहती हैं, उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाना चाहती हैं। विपक्ष से लेकर अपने कामों तक तमाम सवालों के जवाब दिए, परिणाम 4 जून को आएंगे। एक चीज जो मैं आखिरी चाहता हूं वो ये कि उत्तर प्रदेश में मतदान प्रतिशत 2 चरणों में कम देखे गए। उस अपील के साथ मैं चर्चा को खत्म करूं कि अब मतदाता निकलें, गर्मी से लेकर तमाम समस्याएं हैं, लेकिन ये होना चाहिए क्योंकि बतौर पत्रकार हमको भी अच्छा नहीं लगता कि मतदान प्रतिशत 50 के आसपास आकर कहीं रुकता है। मैं इतना ही कहूँगी, लोकतंत्र में उजाला जब आता है तब एक-एक व्यक्ति बाहर आकर अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन करता है, वोट देता है। तो वोट दोगे तो लोकतंत्र को अमर कर जाओगे, उजाला बनोगे। बहुत-बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और समय देने के लिए स्मृति ईरानी। जिस अपील के साथ बात खत्म की वो अपील सबसे बड़ी है, उसका ध्यान रखिए। अपने हिस्से के मुद्दे और परिणामों तक सब कुछ हम आपको बताएंगे 4 जून को अपने सहयोगी शामिर के साथ। उत्कर्ष चतुर्वेदी, अमेठी से अमर उजाला के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।